जिस भाषा में रामचरितमानस लिखी गई हो, पूरा भारत हनुमान चालीसा पढ़ता हो, उस भाषा को कोई आगे बढ़ा ही नहीं रहा। लड़की ने बोला थोड़ा सा कलर लगाना, मैं कोचिंग जा रही हूँ, उसने सिंदूर भर दिया उसकी मांग में। वो वीडियो 130 मिलियन गया और लोग हंसने की स्माइली भेज रहे हैं उसमें। शो बैन हुआ जिसमें एक लड़की बहुत ही अभद्र बातें करती है अपने कंटेंट में भी, हर जगह। वो लड़का भी ऐसी बातें करता है। जो भी बैन हुए जितने भी बहुत बड़े पॉडकास्टर भी हैं, वो इतना न्यूज वालों ने उसको बढ़ावा दे दिया कि लोग मतलब ना चाह के भी वही देख रहे हैं। सिर्फ जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ज्यादा व्यूज हैं, डबल मीनिंग कंटेंट बना रहे हैं और भारत के बड़े महान नेता के साथ वो फोटो खिंचवा रहे हैं। कंटेंट बनाना चालू किया तो सूर्यांश ने बोला, जो दी हैशटैग का को फाउंडर है, कि यार मम्मी अब तो जॉब कर नहीं रहो तो मम्मी और वाइफ के साथ बनाओ। बीवी से ये कहना ये करो, ये तो बहुत कम मर्दों की हिम्मत होती है, बहुत कम पतियों की हिम्मत होती है। ये हिम्मत जुटाई कैसे? कभी कभी क्या होता है कि माइक क्यों निकालते, नहीं करेंगे, जाओ जो करना करो। इंस्टा पे तो वो 5 सेकंड 10 सेकंड की होड़ मची हुई है। जितना छोटा कंटेंट उतना वायरल, उतने ज्यादा फॉलोअर्स, लेकिन उनके फॉलोअर्स वो वाले हैं। मेरा नाम सर्च करके याद रखे, जिसने एक बार मेरा वीडियो देख लिया वो लंबा ही वीडियो होगा। मुझे छोटा वीडियो नहीं बनाना है। टेक कंपनी में लगे, 3 महीने नौकरी करी, सालों ने सैलरी नहीं दी और हम जब जॉब छोड़ रहे थे, वो जो ट्रांजिशन था उस बीच का 4-5 दिन हम सो नहीं पाए कि यार सब सेट है और पता नहीं इसमें 6 डिजिट की नौकरी छोड़ के 4 डिजिट की कमाई में उतर आए। पहली कमाई थी 10,000 की, उधर आप सोचो ना लाख रुपए के ऊपर सैलरी आ रही है। आप वो जॉब छोड़ के, जब आपका एक बच्चा है, एक मतलब घर पे जिम्मेदारियां हैं, अकेले हो कमाने वाले। मैं जितना महीने में सेव करता था कि मैं सोचता था ये मैं अपने आप को सैलरी दे पाऊंगा कानपुर आके, 2 साल की सेविंग करी, तब नौकरी छोड़ी। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में नहीं पता, तुम्हारा 1 महीना हो सकता है 2 लाख कमा लो, दूसरे महीने 1 रुपए नहीं आ रहा, तीसरे महीने 10 लाख आ गए, फिर साल भर कुछ नहीं आया। एक अगर फिगर डालना हो, मतलब मेरे 1 मिलियन व्यू आ गए, 1 मिलियन व्यूज अगर शॉर्ट्स पे आते हैं आपके, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, तो 150-200 रुपए बनेंगे 300 रुपए बन जाएंगे। तभी एक लड़की ने सुसाइड करी, उसके फॉलोअर्स गिर रहे थे। ये कहाँ हुआ? प्रयागराज की थी। अच्छा। मेरी जानने वाली थी। एक लड़की जो कैंसर पीड़ित थी, वो भी कंटेंट क्रिएटर है, कैंसर से लड़ी, सब कुछ सारी चीजों से ओवरकम करके वो आज की डेट में अच्छा कंटेंट बना रही है। तकरीबन 55% जो एडवर्टाइजिंग का स्पेंड हुआ है वो डिजिटल मीडियम पे। हाँ, और उस 55% का 80% यूट्यूब पे हुआ है। सिर्फ 2% जो इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूब स्टार्स हैं वो हैं जो मोनेटाइज कर पा रहे हैं। भाषा की जो तुम बात कर रहे थे, थोड़ा भाषा पे, कनपुरिया भाषा में जरा बताओ। तो शुद्ध भाषा में हम यही कहेंगे कि जौन हो तुम वही रहो, और ज्यादा जो देखा सीखी में कबूतर बने आदमी जो फिरता है वो कहीं का नहीं रहता। मतलब ये ना बनो कि लोग देख कहें कि बेटा बाप मरे अंधेरे, बेटे के नाम पावर हाउस, बउआ पावर हाउस। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ तो हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। और अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। हम उस दौर में हैं जहां पर कोई रील वायरल कराने के लिए कपड़े उतार रहा है, कोई रील वायरल कराने के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ा जा रहा है, कोई रील वायरल कराने के लिए कहीं पुल की एज पर फोटो खींचे जा रहा है, वीडियो बना रहा है। ऐसे में विश्वास नहीं होता कि एक आदमी ऐसा भी है जो ऐसा कंटेंट बना रहा है जिसमें वो खुद है, उनकी माताजी हैं, उनकी पत्नी है, उनका बेटा है और वो मोहल्ले के भी बहुत सारे लोग हैं। तो जो मोदी जी का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, ये शख्स उसको साथ लेते हुए उस स्लोगन को चल रहा है और ऐसा कंटेंट बना रहा है जिसको देखकर ना केवल लोग एंटरटेन हो रहे हैं बल्कि जीवन के कुछ अहम सबक भी मिल रहे हैं, जिसमें सबसे अहम है कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं। और दूसरा, घर में अगर 2 महिलाएं हैं, सास और बहू, तो वो प्यार से भी रह सकती हैं। और तीसरा ये कि अगर सास और बहू एक हो जाएंगी तो बेटे का क्या हाल होगा, ये देखने के लिए आपको कपिल कनपुरिया के पेज पर जाना पड़ेगा। कपिल शुक्ला बुलाएं कि कपिल कनपुरिया बुलाएं? कनपुरिया बुलाइए, वो क्या है पूरा पहचान बन गई है आसपास के क्षेत्र और लोगों के बीच में। हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका धन्यवाद जो आपने बुलाया। ये मेरा पहला और शायद आखिरी नहीं बोलूंगा। हाँ, नहीं, भगवान करे इसके बाद बहुत बड़े बड़े पॉडकास्ट हों आपके, होंगे ही होंगे, क्योंकि जिस राह पर आप हैं, आप क्यों बुलाऊं मैं तुम्हें, मैं तो तुम्हें क्यों बुलाऊं? अपने शहर के, अपने शहर छोटे भाई जैसे हैं, हमारे शहर से हैं, मैं कानपुर से हूँ, ये भी कानपुर से हैं, तो इनसे कनेक्शन और ज्यादा इसलिए अच्छा लगने लगता है क्योंकि शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। कपिल, ये सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि इस दौर में जहां सब कुछ सबको 2 मिनट में चाहिए, मैगी भी 2 मिनट में चाहिए, खाना 2 मिनट में चाहिए, फेम भी 2 मिनट में चाहिए, और उसका रास्ता लोगों ने शॉर्टकट ये निकाला है भाई, कुछ लोग अपने डाइवोर्स की खबरें उड़ाकर फेमस हुए जा रहे हैं, और फिर उसके बाद बेशर्मी से आके कह रहे हैं कि हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कुछ लोग कपड़े उतारे दे रहे हैं, कुछ लोग गालियां दे रहे हैं, कुछ लोग भर भर के गालियां दे रहे हैं। तो ऐसे माहौल में आपने कैसे सोचा कि हम इस तरह का कंटेंट बनाते हैं और डालते हैं? इसके पीछे की सोच क्या थी? सोच ये थी कि भेड़ चाल का हिस्सा नहीं होना है, और कुछ अलग, अगर टीवीएफ पंचायत बना सकता है तो हम ये बना सकते हैं। क्या बात, हमने ये सोचा था। वो भी तो गांव का जीवन लेके आ रहे हैं लोगों के सामने। बिल्कुल। प्रधानी का इलेक्शन कितना छोटा मुद्दा है कहीं से अगर देखा जाए, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा बना के उसको दिखाया, पब्लिक को पसंद आया। तो एक शोध हम कर रहे थे कि क्या ऐसी चीज है जो समाज को देखने को नहीं मिलती है कहीं भी, जो एकदम यूनिक हो। अच्छा, मेरी ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि हर तरह के लोग आते हैं, तो शोध का मतलब होता है रिसर्च। हाँ, आजकल आजकल क्वेश्चनेबल है हिंदी लोगों की, तो इसलिए हाँ जी। तो हजारों वीडियो देखे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। इंस्टा पे तो वो 5 सेकंड 10 सेकंड की होड़ मची हुई है। जितना छोटा कंटेंट उतना वायरल, उतने ज्यादा फॉलोअर्स, लेकिन उनके फॉलोअर्स वो वाले हैं। हमें चाहिए था कि मेरा नाम सर्च करके याद रखे, जिसने एक बार मेरा वीडियो देख लिया, वो लंबा ही वीडियो होगा, मुझे छोटा वीडियो नहीं बनाना है। तो एक सास बहू का जो रिश्ता था वो हमने देखा कहीं भी पटरी पे कोई दिखाई नहीं रहा। वो चाहे आप क्योंकि सास भी कभी बहू थी उठा लीजिए, कहानी घर घर की उठा लीजिए, या फिल्म में देख लीजिए, कहीं पे भी सास बहू एक नहीं है। तो हमने क्यों ना ये एक रिसर्च करी जाए इस पे भी, और एक प्रयोग किया जाए अपनी स्क्रिप्ट के माध्यम से। तो सोचा था एक में लड़ाई दिखाएंगे, एक में थोड़ा, तो वो अलग अलग थीम्स जो थी, वो जो हो रही थी मेरे साथ में, वो हमने कहा लिखते हैं पेन और पेपर से और बनाते हैं। बनाया तो क्योंकि सास भी बहू थी कि क्रिएटिव हेड जो हैं निवेदिता बासु जी, उनका डीएम आया कि तुमने तो ये उल्टी गंगा बहा दी। क्या बात कर, हाँ, निवेदिता जी को मैं भी जानता हूँ, बड़े हाँ, अच्छे हाँ, तरह से हाँ, अच्छी मित्र हैं। तो उनका जब मैसेज आया तो मैंने कहा भाई अब ये सही दिशा में जा रहा है, तो इसको और अच्छे से बनाते हैं ताकि मैसेज भी जाए। और दूसरा जो हमारी भाषा है अवधी बैशवारी, जौनपुर साइड जाएंगे तो भोजपुरी हाँ, मिक्स हो जाती है अवधी में, जी, जी। लेकिन इधर की भाषा बहुत प्यारी है। वासेपुर और ये सब मूवीज में आपने देखा होगा, मिर्जापुर में भी ये भाषा इस्तेमाल करी, लेकिन इसको आइडेंटिटी नहीं दी। जैसे जो अली फजल हाँ, भाषा बोल रहे थे मिर्जापुर में, वो एक्चुअली अवधी है। वो अवधी है, हाँ, वो अवधी, वो भोजपुरी नहीं है। जिस भाषा में रामचरितमानस लिखी गई हो, पूरा भारत हनुमान चालीसा पढ़ता हो, उस भाषा को कोई आगे बढ़ा ही नहीं रहा। तो ये दिल्ली शहर में जॉब करते करते हमने बहुत महसूस किया कि वहां पे जो इस तरह से बात करता है उसको बोलता है अरे ये तो देहाती है, ये तो ऑटो वाले वाली लैंग्वेज बोल रहा। नहीं, मराठी अगर प्राउडली मराठी बोल सकता है तो हम लोग भी प्राउडली अपनी भाषा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने मम्मी से वो भाषा, ताकि हम बोल नहीं सकते साथ में क्योंकि सबको समझ में नहीं आएगा, तो कंटेंट ग्लोबल होता है, वो एक जगह के लिए सीमित नहीं है। तो मम्मी से वो लैंग्वेज बुलवाई, बोलती हैं मम्मी, वो नेचुरल है, लेकिन बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ और इधर के जो शब्द हैं वो हम लेके आए जो मम्मी को देते हैं। वो कभी कभी डिफिकल्ट होता है उनके लिए बोलना, क्योंकि वो कानपुर नगर की बोलती हैं। तो 2 चीजें हमारा मेन था इसमें लक्ष्य, सास बहू का प्रेम जिससे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगी, अगर हो जाता है तो जो दहेज प्रथा लग रही वो बंद हो जाएगी अगर सास बहुएं एक साथ रहने लगे।
और जो बेटे का स्ट्रेस होता है काम को लेके, काम और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ये एक गैप होता है जो सास बहू की लड़ाई करवाता है। तो प्रोफेशनल स्ट्रेस अपने आप 2x बढ़ जाता है जब घर पे पटती नहीं किसी की। बिल्कुल। तो वो कम होगा, जिससे मेंटल स्टेबिलिटी आएगी थोड़ी बहुत पुरुष समाज में। तो ऐसा नहीं कि पुरुषों के खिलाफ बना रहे हैं, जो लोग बोलते हैं कि यार पुरुष को भी तो स्ट्रांग दिखाओ। तुम तो हर जगह स्ट्रांग दिखते ही हो यार, 99.9% कीटाणुओं की तरह तुम हर जगह स्ट्रांग हो, एक जगह तो कहीं महिलाओं को स्टैंड लेने दो। बिल्कुल। और अगर महिलाएं स्ट्रांग नजर आ रही हैं तो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रांग हो जाते हो। स्ट्रेंथ जो है वो मसल में नहीं है, स्ट्रेंथ ऊंची आवाज करके आदेश जमाने में नहीं है, स्ट्रेंथ सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप उनको स्ट्रांग दिखा रहे हो तो आप भी स्ट्रांग बन रहे हो उसमें। माता जी और पत्नी का जो आइडिया था वो कैसे है उस पर बात करेंगे, पर कंटेंट क्रिएशन में आने से पहले नौकरी कर रहे थे। गुड़गांव में कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे थे। फाइनेंस कंपनी थी। अच्छा। बैंकिंग सेक्टर था, और उसके बाद में उसी में ही कॉलिंग का भी था डिपार्टमेंट। तो मेरा बैकएंड भी था, वो भी था, मिक्स था। उसमें एनआरआई लोगों से बात करनी होती थी। अच्छा। एक बैंक को लेके जिसका, जैसे आपका कोई लोन बकाया है तो उसमें रिकवरी, अटर्नीज इन्वॉल्व करना और ये सब चीजें। बेसिकली यूएस और यूके का था हमारा। वहां से। और तुम्हारा शायद पहला जो वीडियो वायरल हुआ था वो भी वहीं का वीडियो था, कॉर्पोरेट स्लेव वाला वीडियो था। तो वो करते करते इस तरफ रुझान करना, ये किस साल की बात होगी? 2020 की। 2020 की, ठीक है। आज 2020 में भी कंटेंट क्रिएशन एक बिजनेस के रूप में आगे आ चुका था। इतना प्रचलित नहीं था कि कानपुर का एक लौंडा सधी सधाई नौकरी छोड़कर 6 डिजिट की नौकरी छोड़ के 4 डिजिट की कमाई में उतर आए। हाँ, तो ये कन्विक्शन कब आया कि नहीं मुझे अब यही करना है? 11th 12th में थिएटर किया। अच्छा, कानपुर में? हाँ कानपुर में। अच्छा। वो जो स्कूल ड्रामा होता है अपना, उसमें अंधेर नगरी और ये नमक का दरोगा, ये सब किया। और फिर दिल्ली चले गए, वहां पे नुक्कड़ नाटक वगैरह, नौकरी। फिर 12th फेल हो गए संगति में आके। अच्छा। तो ये भी बता दें, संगति जो है आपको 10th में मैथ्स का टॉपर करने के बाद 12th में आपको फेल भी करा सकती है। हालांकि ये अलग बात है कि 81 में से 79 बच्चे फेल थे मेरी क्लास के। तो कुछ गड़बड़ी भी थी, लेकिन हम उस पर उंगली नहीं उठाएंगे। वो डेस्टिनी थी, नहीं तो आज यहाँ ना बैठे होते। हो सकता है कि यूपीटीयू में 425 रैंक आई थी तो कोई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाता। तो पढ़ाई को दोष नहीं देंगे, लेकिन डेस्टिनी थी मेरी ये जो यहां तक लेके आई। नौकरी करने लगे 12th फेल होके। पिताजी ने कहा बाइक दिलाएंगे, तुम चाहे पास हो चाहे फेल हो। पास हुए तो कॉलेज जाने के लिए, फेल हुए तो नौकरी के लिए। उन्हें चलो वो भी मंजूर है। बहन की शादी करनी थी और थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति जो है ठीक नहीं थी घर की। तो उसके बाद 4000 की नौकरी कानपुर में एक टेलीकॉम कंपनी में लगी, कलेक्शन का काम था। 3 साल करीब उसमें किया। ये उस साल था 2009। ओ 2009। हाँ 2009। हाँ 2009 की बात है। 2 साल उस टेलीकॉम कंपनी में किया, फिर 1 साल और किया हार्ड रिकवरी। प्रॉपर मतलब? हाँ प्रॉपर जो होती है कि नंबर बंद है आपका, हम आपके घर आएंगे, पैसे वसूलेंगे। तो वो काफी जो है अलग अलग कैरेक्टरों से मिलवाती थी वो जिंदगी मेरी, जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं रहे थे लेकिन कढ़ रहे थे। क्या बात कही, पढ़ नहीं रहे थे, कढ़ना क्या होता है ये भी जरा बता दें। कढ़ना होता है जैसे किसी से आप या तो किताबी ज्ञान ले सकते हो या सामाजिक ज्ञान ले सकते हो। तो हम सामाजिक ज्ञान ले रहे थे, जिनसे मिलते थे उनका एक कैरेक्टर अपने अंदर ग्रहण कर लेते थे कि अगली बार हो सकता है ये आदमी का जो चरित्र है मेरे कहीं से काम आ जाए। तो उसने काफी सफलता दिलाई। फिर रियल एस्टेट में लगे, अंग्रेजी में अपना नाम लेना नहीं आता था। फिर एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया, 6 महीने वहां पे किया, रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलनी पड़ती थी। तो हमने कहा मतलब हम अंग्रेजी भी बोल लेंगे। फिर चले गए गुड़गांव, वहां पे एक टेक कंपनी में लगे, 3 महीने नौकरी करी, सालों ने सैलरी नहीं दी। ठीक है पी गए, 10,000 दिए, लगी थी 32,000 में सैलरी महीने की। वहां मुनीरका में हम 2500 रुपए में
रह रहे थे। ओके। तो 10,000 में 3 महीने काटे। फिर एक नौकरी लगी जहाँ खाना पीना फ्री था, आना जाना जिम विम सब, नहीं यहीं सेटल हो जाएंगे अब। उस कंपनी में हमने 10 साल नौकरी करी। 10 साल नौकरी, मतलब 2010 से 2000? नहीं 2014 से लेके 2023 तक नौकरी करी, 9 साल। ओह, तो कंटेंट क्रिएशन में आने के बाद भी नौकरी जारी थी क्योंकि कंटेंट क्रिएशन स्टेबल जॉब नहीं है। ये एक मिथ है कि आपके व्यूज आने लगेंगे तो आप करोड़पति बन जाओगे, या हर आदमी नहीं बन पाता है। इस पे भी बात करेंगे क्योंकि मैं एक्चुअली एक डेटा है जो डेटा ये बताता है कि दो डेटा है। एक बहुत इनकरेजिंग है, वो ये है कि तकरीबन 55% जो एडवर्टाइजिंग का स्पेंड हुआ है वो डिजिटल मीडियम पे हुआ है, और उस 55% का 80% यूट्यूब पे हुआ है। हाँ, ठीक है। पर दूसरा डेटा ये है कि सिर्फ 2% जो इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूब स्टार्स हैं वो हैं जो मोनेटाइज कर पा रहे हैं अच्छे से, उससे भी कम है। यानी कि 98% वो लोग हैं जो मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो मोनेटाइजेशन गेम पे हम आते हैं, या आते ही चलो सीधे मोनेटाइजेशन पे चले जाते हैं। नौकरी छूट, मतलब कंटेंट क्रिएशन शुरू हो गया, ये 2020 की बात है। मैं बताऊं आपको, लॉकडाउन लगने से पहले मेरा एक दोस्त था, वो अक्सर बोलता था, हम एक तो NSD जाया करते थे। अच्छा। कि वहाँ के जो गुरुजन हैं हमारे, कुछ टिप्स दे दिया करें कि क्या करें हम आगे एक्टिंग में बढ़ने के लिए। तो वो बोलते थे कि भाई फुल टाइम करना पड़ेगा, बॉम्बे जाओ, थिएटर करो, तभी होगा। हमने भैया पैसा तो है नहीं, 2016 में जबरन शादी हो गई थी। ठीक है, हमने 17 में बच्चा हो गया। हमने कहा भाई देखो लॉक है अब हम, हमारे लिए ये फ्रीडम नहीं बची है। ये जो कह रहे हैं ना जबरन शादी हो गई, हम इनकी बहू से मिले हैं, इनकी पत्नी से मिले हैं, हमारी बहू हैं और बहुत ही प्यारी हैं, और अगर जबरन हुई तो बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके घर वाले जो कराते हैं वो अच्छे के लिए कराते हैं। अगर मेरी लव मैरिज हो गई होती तो मेरी जिंदगी बहुत अलग ही अलग हो जाती। तो अच्छा हुआ नहीं हुई। तो कंटेंट क्रिएशन की अगर बात करें, जैसे मैं कुछ रिसर्च कर रहा था तो तुम्हारा एंगेजमेंट जो है 12% से ज्यादा है। अब ये एक बहुत बड़ा फिगर है, लोगों को शायद ना पता हो। इसके बारे में एक तो एंगेजमेंट के बारे में बताओ, एंगेजमेंट का क्या इफेक्ट होता है मोनेटाइजेशन पर, और मोनेटाइजेशन मतलब आप यूट्यूब से पैसा कमा पाएं, वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं? सबसे पहले तो अलग अलग चीजें होती हैं। एक तो ब्लॉगर होता है, मोटो ब्लॉगर होता है, फूड ब्लॉगर होता है, कंटेंट क्रिएशन भी अलग अलग तरह के हैं। मैं कंटेंट बनाता हूँ, कॉमेडी कंटेंट बना रहा हूँ, उसमें सोशल मैसेज वाला भी कंटेंट कभी कभी डाल देता हूँ, जिसमें इमोशनल कंटेंट। कोई कोई होता है कि वो आपने देखा होगा, शॉकिंग आवाजें लगा के फेसबुक पे उल्टी सीधी ससुर बहू का, और ये सब भी कंटेंट बनाते हैं उल्टे सीधे, ये सब भी चल रहा है। तो सीधा सीधा ये है कि आपके अंदर स्किल होना बहुत जरूरी, राइटिंग का। अभी मैं तो इंटरप्ट कर रहा हूँ। कल मैं एक तरह का कंटेंट ये भी बन रहा है कि कुछ भी कहीं से भी छोटा सा काट पीट के उसको एक अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के दिखा दो। जैसे अरुण गोविल जी संसद के बाहर उन्होंने किसी की निंदा करी, जो जिनकी निंदा करी वो थे राहुल गांधी जी, कि भाई जैसे ही सदन शुरू होता है ये भाग जाते हैं। अब यहां तक कि कांग्रेस के भी लोग उसको रिट्वीट कर रहे हैं, उसकी एक क्लिप तोड़ ली उन्होंने। राहुल गांधी हटा दिया उसमें, कहने देखो ये मोदी जी की निंदा कर रहे हैं, मोदी जी के सांसद ही उनकी निंदा कर रहे हैं। तो इस तरह का कंटेंट बनाने वाले भी हैं जिसके 196,000 लाइक्स हैं। बाप रे, ये देश की जो है एक बोल सकते हैं देश के लिए दुर्भाग्य है। इस तरह का कंटेंट लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। दिल्ली NCR में लड़ाई झगड़े वाले कंटेंट चालू हो जाते हैं कि तू आजा, तू लोकेशन भेज, कहाँ है, और उसको बड़े दिलचस्पी के साथ यूथ हमारा फॉलो करता है, और उसी गुंडागर्दी से निकल के लोग बड़े बड़े स्टेज पे पहुंच रहे हैं। उसको एक्सेप्ट करना भी गलत है, और उसको अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। सबसे गलत चीज ये है। एक वो कंटेंट है, साथ ही साथ एक यूट्यूबर है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम भी कहीं ना कहीं उस गुनाह का एक छोटा सा भागीदार हम भी हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो वो तो मान लीजिए अलग चीज थी। अभी भी हो रहा है वो। एक लेसन लेके कि चलो उस आदमी ने प्रूव कर दिया।
कहीं जाके कि मैं मतलब मेरा स्वभाव थोड़ा अलग है इन सब चीजों में। हो सकता है मैं सनकी हूं या जो भी करता हूं, लेकिन मेरा इंटेंट वो नहीं था। लेकिन अभी क्या है, दूसरे लोग भी वही करके कि हो सकता है मुझे भी वो स्टेज मिल जाए, तो उससे क्या हुआ, वो इन्फ्लुएंस हो गए लोग। अग्रेशन दिखा हाँ रहे हाँ, हैं, अग्रेशन दिखाना, मारा पीटी करना बहुत कॉमन है। यहाँ तो सुधार दिए जाते हैं कानपुर शहर में इस तरह के जो होते हैं कि शेर का जो है सवा शेर बैठा हुआ है हर जगह, हर चौराहे पे। तो गुंडैती के कंटेंट चल रहे हैं, साथ ही साथ किसी के यूट्यूब पे वीडियोस पे व्यूज कम आने लगे तो हस्बैंड वाइफ लड़ाई दिखा देंगे कि हमारा डाइवोर्स होने वाला है, पति ने धोखा दे दिया, पत्नी ने धोखा दे दिया। वो किसी बड़े पूज्य संत के पास पहुंच जाती है उनकी वाइफ की हमारा डाइवोर्स हो रहा है, मेरे पति ने जो है ये कर दिया, अब बताइए क्या करूं गुरुजी, आप ही मेरा सहारा है। इससे छोटी कोई बात हो ही नहीं सकती। और आपने वो जो संत हैं, हाँ हाँ, उनका कितना बड़ा अपमान किया है, उनको अपने इस चीप प्रोपेगेंडा में घसीट। हाँ, वो संत जो एक मिसाल है यूथ के लिए, सब पूरे समाज के लिए, उनका आपने इस तरह से इस्तेमाल कर लिया सिर्फ व्यूज के लिए। सिर्फ व्यूज के लिए। और बाद में बोल रहे हैं कि हम सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि आजकल जो है समाज में जो चल रहा है पति पत्नियों के बीच में, देखते हैं कितने लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है इससे, व्यूज के लिए। उस पर लोगों का इंटरेस्ट आया, उसके बाद में व्यूज उनके वापस से धड़ाम से नीचे गिरे। लेकिन वो सस्ती लोकप्रियता जो होती है रातों रात की, उनको पानी थी और उन्होंने ये सब नौटंकी करी। मेरा बिल्कुल ये मानना नहीं है। हम चाहते हैं हमें अच्छे लोग देखें जिनको मेरे वीडियोस और उनके अंदर के मैसेजेस समझ में आते हैं। सबके लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। जो ये वाली ऑडियंस है मैं उसके लिए बिल्कुल वीडियो नहीं बनाता हूं। नाम सर्च करे, आए कि यहाँ पे कुछ आया होगा इस संडे को, मैं संडे वीडियो डालता हूँ फैमिली वाला, उसके अलावा डालता नहीं हूं। कुछ भी नहीं डालना है। क्वांटिटी मैटर्स ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन मैं क्वालिटी पे काम करता हूं। और सबसे कमाल की बात यह है कि जो तुम्हारा वीडियो होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाके देखिए, सब परिवार देखिए। वो एक फिल्म या किसी एक बहुत खूबसूरत नाटक की तरह टेलीवाइज, बहुत अच्छे से एडिट किया हुआ, शूट किया हुआ, स्क्रिप्ट किया हुआ, बड़े अच्छे से बनाया हुआ, नेचुरली, बड़ा बहुत नेचुरल। वो कला है। वो ऐसा नहीं कि कहीं भी कैमरा लेके आप पहुंच गए। उसमें इनकी ट्रेनिंग दिखाई देती है, जो इन्होंने अपने को ट्रेन किया अपने थिएटर और बाकी चीज़ों के प्रति, परफॉर्मिंग आर्ट्स के प्रति। तो वो एक कला है। ऐसा नहीं है कि ये वायरल हो रहे हैं क्योंकि कुछ भी कर रहे हैं। इसके पीछे देयर इज अ मेथड टू मैडनेस। मेथड कितना ज़रूरी है? मेथड बहुत ज़रूरी है। आप अपने आसपास की चीज़ों को कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं। किसी का कंटेंट एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, कॉमेडी नाइट्स में आते हैं, हमारे नामा राशि हैं, उनके ही शो में आते हैं, बहुत वायरल है। तो उनको मैंने वीडियो पे, मतलब मेरा ही वीडियो था, उसको कॉपी किया उन्होंने एक छोटे पार्ट को और डाल दिया। मैंने कहा आपने डाला, अच्छी बात है, लोगों को पसंद आया, उन्होंने कमेंट किया ये भी अच्छी बात है, क्रेडिट तो दे दो। आप इतने बड़े शो में आ रहे हो और आप चोरी कर रहे हो कंटेंट, क्योंकि दूसरा आदमी फेमस नहीं है, आप फेमस हो, आप डालोगे, दूसरे को बोलेंगे लोग आके कि तुमने उसका कॉपी कर लिया। हाँ, सही बात। ये बहुत बड़ा लूप होल है कंटेंट क्रिएशन में। मेथड की अगर मैं बात करूं तो मेथड बस सिंपल यही है कि ओरिजिनल रहो, जितना ऑथेंटिक रह सकते हो। मैंने 10 साल ऑलमोस्ट दिल्ली से कानपुर सफर किया है हर हफ्ते, घर आने में जाने में। 5 साल जनरल डिब्बे में। तो वो जनरल डिब्बे का जो सफर था इतना प्यारा था, हर बार 4, 5, 6 लोग मिलते थे और वो अपने बन जाते थे। फिर सुबह हम कानपुर आए, वो उतर गए, कोई अगली बार कोई नहीं मिला, लेकिन उनकी मेमोरीज मेरे साथ हैं। वो एक पास लिए होते थे तो वो फाड़ के, वही आप स्लीपर क्लास में जाओ, हो सकता है बिस्किट शेयर कर दे, उससे ऊपर चले जाओ तो आपको आ गया 3rd AC में साला, ठीक है, 2nd AC में कोई मुंह नहीं लगाएगा, 1st AC में तो भूल ही जाओ। तो वो जो तबके का आदमी है ना, जब आप उससे मिलते हो तब आपको पता चलता है असलियत क्या है हमारे समाज की। तो हम उसको लेके चल रहे हैं। लेखन बहुत जरूरी है, आदमी लिखता नहीं है, चलो बनाते हैं, चलो बनाते हैं। हाँ, हमारे मित्र हैं बहुत सारे,
90% कंटेंट क्रिएटर्स यही कर रहे हैं। अचानक से एक थॉट आया, लिख लिया, ये टाइटल बनाते हैं भाई। उनमें एक चीज कॉमन होगी, लड़की। लड़की आ गई मतलब व्यूज आ जाएंगे। एक वीडियो मानोगे नहीं आप, 120 मिलियन गया। अब आप इसमें बताना हैरेसमेंट है कि नहीं है महिलाओं के प्रति। एक लड़की निकल रही है, लड़का है, वो उसके सिंदूर की तरह, लड़की ने बोला थोड़ा सा कलर लगाना, मैं कोचिंग जा रही हूं, उसने सिंदूर भर दिया उसकी मांग में। वो वीडियो 130 मिलियन गया और लोग हंसने की स्माइली भेज रहे हैं उसमें और बोल रहे हैं मैं भी ट्राई करूंगा। और वो मुंबई के बड़े प्रतिष्ठित कंटेंट क्रिएटर्स हैं दोनों, जिनको सम्मान दिया जाता है। हमारे राजनेता बुलाते हैं उनको मंच पे। तो ये एक कड़वी सच्चाई है, जो वायरल है उसी का बोलबाला है यहाँ। लेकिन इसीलिए फिर वायरल होने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो कभी कोफ्त होती है? कभी कभी होती है, फिर लगता है यार कम से कम अच्छे लोग तो मिलते हैं सड़क पे, जो बोलते हैं तुम अच्छा काम कर रहे हो। सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए लोग नहीं आते मेरे पास, तारीफ करने के लिए आते हैं कि तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। हमें याद है यास आइलैंड में बहुत सारे क्रिएटर गए थे मेरे साथ, 30-35 क्रिएटर होंगे, और वहां फैमिली ऑडियंस आती है। तो या तो एक्टर्स जो गए थे उनको पहचान रहे थे, या तो हमको बोल रहे थे कि भैया हम फैमिली के साथ देखते हैं आपका वीडियो। बाकी बड़े रियलिटी शो वाले भी थे, उनको रियलिटी शो से कोई मतलब ही नहीं, उनको उनके बच्चे जो है हो सकता है मीम पेज में देख रहा हूँ। लेकिन मैंने जो ऑडियंस बनाई वो बनाई है कॉलेज पास आउट, शादीशुदा, मैच्योर लोगों। मैं चाहता हूँ मैच्योर लोग देखें। कपिल, तुम्हारा कंटेंट कमाल का है, अच्छे व्यूज, पर कई लोग ऐसे हैं जो गालियां दे रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं, और मतलब फाड़ के व्यूज आ रहे हैं, उससे भी ज्यादा फाड़ के पैसा आ रहा है, और बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए नेता उनको बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं। कभी तकलीफ होती है कि हम पारिवारिक कंटेंट, हम समाज के बारे में सोचे कंटेंट बना रहे हैं और अच्छा चल रहा है, उसको उतनी वरीयता नहीं मिल रही, उसको इतना रिकग्निशन नहीं मिल रहा, और ये लोग जो शॉर्टकट लेके जा रहे हैं उनको हर तरह से सम्मान दिया जा रहा है, हर तरह से जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है। बड़े बड़े मंचों पे अक्सर आप सुनते होंगे कि हिंदी भाषा के लिए हम बड़ा स्टैंड ले रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं। बहुत सारे नेता करते हैं ये चीज। लेकिन जब रिकग्निशन की बात होती है, कहीं पे भी होता है, मैंने कहीं भी देखा है, अभी 2-3 जगह समिट हुई, उसमें वो गाली गलौज वाले कंटेंट क्रिएटर्स जो है, जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ज्यादा व्यूज हैं, ये डबल मीनिंग कंटेंट बना रहे हैं, वो वहां खड़े हुए हैं और भारत के बड़े महान नेता के साथ वो फोटो खिंचवा रहे हैं। तो क्या उनकी टीम वालों को नहीं दिखता है कि मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिया टैग की बात कर रहा हूं, काजल चौहान की बात कर रहा हूं, आद्या श्रीवास्तव की बात कर रहा हूं। ये वो लोग हैं जो बहुत साफ, जो साफ कंटेंट बना रहे हैं, जिसमें आपको गंदगी नहीं मिलेगी, और नंबर्स भी हैं उनके, नंबर्स भी हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। क्योंकि हम हिंदी बेल्ट वाले, लखनऊ, कानपुर, बनारस वाले रीजनल कंटेंट क्रिएटर्स में कंसिडर किए जाते हैं। अरे वही कन्नड़ा बोलने वाला, मराठी बोलने वाला, वो ग्लोबल में काउंट होता है, क्योंकि वो बेंगलोर में है, मुंबई में है, और वहां वो भाषा बोली जा रही है। वो मेट्रो सिटीज हैं, लखनऊ मेट्रो सिटी में नहीं आता है उनके लिए, ब्रांड्स के लिए भी। तो ये बड़ी शर्म की बात है, और अगर कोई देखे तो यही अनुरोध है, इस तरह की चीज मत करिए। ये गलत मैसेज देता है समाज को। आप यूथ को इंस्पायर नहीं कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं उसको, क्योंकि उसके साथ आप मंच साझा कर रहे हैं और उसको आपके थ्रू कोई और देखेगा और फिर 4 लोग देखेंगे। एक्सेप्टेंस दे रहे हैं आप? हाँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। न्यूज चैनल वाले, अभी गाली गलौज में 2 लड़कियां अरेस्ट हुई हैं कहीं पे। हाँ, देखा मैंने। उसको आपने इतना वायरल कर दिया अपने न्यूज में व्यूज पाने के लिए कि जिसको नहीं पता था वो भी जान गया। एक शो बैन हुआ जिसमें एक लड़की बहुत ही अभद्र बातें करती है अपने कंटेंट में भी, हर जगह। वो लड़का भी ऐसी बातें करता है, जो भी बैन हुए जितने भी।
बहुत बड़े पॉडकास्टर भी हैं वो। तो इतना न्यूज वालों ने उसको बढ़ावा दे दिया कि लोग मतलब ना चाह के भी वही देख रहे हैं सिर्फ। गलती हमारी भी है, अच्छी चीजें हम देखना ही नहीं चाहते। मेरे में कमेंट आते हैं कि यार कुछ यार कानपुर का फ्लेवर मिसिंग है यार, गाली होनी चाहिए, फैमिली में गाली चाहिए लोगों को। कानपुर, लखनऊ, बनारस को बदनाम करने में सबसे ज्यादा जो यहां से चले गए हैं वो लोग शामिल हैं। गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, गाली गलौज, इसके अलावा कोई सोचता ही नहीं इन एरिया के बारे में। कहाँ है बताओ आप खाते हो? खाता होता तो यहाँ पहुंचता ही नहीं। हम भी नहीं खा रहे हैं, मेरे घर वाले नहीं खाते हैं, मेरे दोस्त यार नहीं खाते हैं। पता नहीं उनको कौन सा कानपुर दिख गया जहां पे सड़कें लाल हैं, गूगल मैप उनको रेड दिखाता है। तो शहर और मतलब कंटेंट, सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं आज की डेट में। और तकलीफ ये है कि एक्सेप्टेंस मिल रही है उन लोगों को, और हम रीजनल रह के हम लोग रुक गए हैं। इसमें एक एजेंसी कल्चर जो है, क्या उसको भी थोड़ा सा जिम्मेदार मानते हैं आप? क्योंकि वो प्योरली पैसे के लिए वो काम कर रहे हैं, शायद शॉर्ट टर्म सोच भी है या जो भी कह लें। तो अब वो भी पुश कर रहे हैं, तो कभी आप पे भी वो प्रेशर आता है कि एजेंसी कह रही हो कि अरे भाई तुम भी थोड़ा सा बढ़ाओ यार, दायरा बढ़ाओ? हमारी एजेंसी जो है उसमें मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड भी हैं जो को फाउंडर हैं, तो उसमें इतना प्रेशर मेरे ऊपर नहीं आता है ना, मतलब मैंने सुना। लेकिन दूसरी एजेंसीज में ये है, कभी कभी ये प्रेशर आता है कि यार वो लड़की वायरल है, उसके साथ कंटेंट बनाओ। लेकिन वो किस लिए वायरल है, तो मेरा कभी कभी उनसे वो सोच नहीं मिल पाती उस चीज में कि मैं यार मिलाऊंगा तो मतलब अगर कोई क्लीन कंटेंट करके अगर वायरल है तो ठीक है, उसके साथ बना लेते हैं। तो वो स्टैंड लिया हुआ। हाँ, शुरुआत में कर लेते ठीक है, लेकिन अभी इतना आगे आके तो वो गलत है। और अभी इस समय तो अगर करूंगा तो मैं तो चीट कर रहा हूं अपनी ऑडियंस को। अब तो एक परिवार बन गया है, उनके साथ धोखा नहीं किया जाता। मेरी ऑडियंस, वही बता रहा हूँ, जो मिलता है वो फैमिली की तरह मिलता है, एक्सेप्ट करता है कि भैया डिनर कर लो साथ में आके। ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, तुम्हें एक बात, तुम समझ रहे हो कि अभी तुमने बातें कही हैं, इसमें बहुत सारे लोग कमेंट में डालने वाले हैं कि अरे जल रहा है, इसको बुलाया नहीं। हाँ, ये संकुचित सोच हो गई है लोगों की कि आप अगर कोई व्यू रख रहे हैं तो उसके पीछे अपनी संकुचित सोच लगाकर हम एक कारण बनाकर हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि नहीं हो रहा है तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम जल रहे हो। हाँ। लेकिन हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं चाहिए सम्मान। लेकिन जो साथ वाले और भी हैं, हैशटैग बहुत बड़ा नाम हो गया है, मुझे फैमिली कंटेंट के लिए पुश करने वाले भी वही लोग हैं। बाप बेटे का मैंने कंटेंट बनाना चालू किया तो सूर्यांश ने बोला, जो दी हैशटैग का को फाउंडर है, कि यार मम्मी अब तो जॉब कर नहीं रहो तो मम्मी और वाइफ के साथ बनाओ। तो मैंने कहा यार मम्मी और वाइफ कहाँ से मानेंगी यार, हमने मानेंगी नहीं, और ना यार मम्मी कर नहीं पाएंगे। बोलता तुम प्रयास तो करो, तुमने सोचा था कि तुम कंटेंट बनाने लगोगे? हमने बात तो सही कह रहा है। घर पे समझाया कि देखो इतने सालों का संघर्ष है, 12 साल 13 साल नौकरी कर ली, कुछ नहीं कर पाए, एक्टर बनना चाहते थे नहीं बन पाए, अब ये मौका आखिरी है, कर लेंगे तो ठीक है, 2 साल में नहीं होता तो वापस हम 20% की हाइक लेके ज्वाइन कर लेंगे जाके, नौकरी तो मिल ही जाएगी। गुड़गांव है 50 नौकरियां पड़ी हैं। तो ये जो मम्मी की बात अभी करी तुमने, इससे तो बहुत मजेदार एक सवाल ये आता है कि बीवी से को डायरेक्ट करना, ये कहना ये करो, ये तो बहुत कम मर्दों की हिम्मत होती है, बहुत कम पतियों की हिम्मत होती है। ये हिम्मत जुटाई कैसे तुमने? और ये हिम्मत जुटाने के बाद, इतना सारा कंटेंट बनाने के बाद, क्या अभी अब निर्देशित कर पाते हो कि अभी भी सिर्फ बता देते हो देखिए ये कर लीजिएगा? नहीं, बताना पड़ता है, देखिए ये कर लीजिए। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि माइक क्यों निकाल, नहीं करेंगे, जाओ जो करना करो।
तो आप तो बुरा मान गए। हम तो मजाक कर रहे थे। अच्छा, मतलब चाहे आप बहुत बड़े सफल कंटेंट क्रिएटर हों, चाहे आप एक आम पति हों, हालत सबकी एक ही है। सबकी एक है। अच्छा, पंकज त्रिपाठी जी मिले थे, उन्होंने भी बताया था कि हमारी हालत भी तुम्हारी जैसी है, तुम ये ना सोचना कि तुम जो है अनोखा। ज्यादा पिस रहे हो। हाँ, हाँ। हम भी वैसे ही है। तो सबसे मतलब मेन चैलेंजिंग पार्ट यही था। एक सपोर्ट भी था घर से कि इतने साल नौकरी कर ली है, और हम जब जॉब छोड़ रहे थे, वो जो ट्रांजिशन था उस बीच का 4-5 दिन हम सो नहीं पाए कि यार सब सेट है, और पता नहीं इसमें पहली कमाई थी 10,000 की, उधर आप सोचो ना लाख रुपए के ऊपर सैलरी आ रही है आपकी। आप वो जॉब छोड़ के, जब आपका एक बच्चा है, एक मतलब घर पे जिम्मेदारियां हैं, अकेले हो कमाने वाले, तब आप ये फैसला लेने के लिए बहुत क्रांतिकारी होना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने ये फैसला जब लिया था, मैं सरकारी नौकरी कर रहा था और वॉइस ओवर में आया 2009 में। अच्छा। लेकिन मेरी सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी। बच्चा होने के बाद, और मेरी वाइफ ने बहुत, उनका सपोर्ट था, उन्होंने भी यही कहा कि देखो अभी तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, शादी अभी होने ही जा रही है, तो बेस्ट टाइम है, अगर तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन तुम्हारे केस में तो शादी भी हो गई है, बच्चा भी हो गया है, फिर ये डिसीजन लेना ऑब्वियसली बहुत, वो इसमें तारीफ तुमसे ज्यादा मम्मी की करेंगे हम। हाँ, हाँ, बिल्कुल। पूछिए क्यों? मम्मी ने कहा तुम 10,000 कमाओ, लेकिन कानपुर में कमाओ। जब हम वहां कमाने गए तब कि तुम्हारा वहां का 50,000, यहाँ का 10,000 एक औकात है। तुम चाहे मानो ना मानो, वहां जाओगे एक ताबूत जैसे फ्लैट में बंद जाओगे, 20 साल लोन पे रहोगे, और जब 20 साल होंगे तब तक वो पुराना हो जाएगा, फिर सोचोगे वापस आए अपने शहर, आ नहीं पाओगे। तो ये सब चीजें बहुत धीरे 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 थी, मतलब प्रोसेस में थी ये सारी चीजें कि हाँ फ्लैट लेना पड़ेगा, कब तक रेंट पे रहेंगे, जॉब का ही सोच रहे थे। क्योंकि आदमी वो केज में जब जाता है ना, वो कुछ और सोच ही नहीं पाता। 1.5 साल ट्राई किया कंटेंट क्रिएशन जॉब के साथ करने का, लेकिन नहीं हो सकता। तो जो एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्या मैसेज है उनके लिए, जो ये इस उधेड़बुन में है कि नौकरी करें, कंटेंट क्रिएशन करें, करते हुए नौकरी कर लें, नौकरी करते हुए कंटेंट क्रिएट कर लें, फिर देखें आगे क्या होगा? आप ये समझ लो, मैंने जब ये फैसला लिया तो मैं जितना महीने में सेव करता था, कि मैं सोचता था ये मैं अपने आप को सैलरी दे पाऊंगा कानपुर आके, 2 साल की सेविंग करी, तब नौकरी छोड़ी। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में नहीं पता, तुम्हारा एक महीना हो सकता है 2 लाख कमा लो, दूसरे महीने 1 रुपए नहीं आ रहा, तीसरे महीने 10 लाख आ गए, फिर साल भर कुछ नहीं आया, क्या करोगे? मोनेटाइजेशन तुम कर नहीं सकते हो कभी भी, क्योंकि तुम शॉर्ट कंटेंट बना रहे हो। शॉर्ट कंटेंट में आपकी जो है मुश्किल से कोई रेवेन्यू बनता है उसमें। एक अगर फिगर डालना हो, मतलब मेरे 1 मिलियन व्यू आ गए, 1 मिलियन व्यूज अगर शॉर्ट्स पे आते हैं आपके, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, तो 150-200 रुपए बनेंगे। 300 रुपए बन जाएंगे। आप ये सोचो ना, 300 रुपए आपके बने, मान लो आपने महीने में 30 वीडियो डाले, तो 300 के हिसाब से कितने ही हो जाएंगे। इससे अच्छा तो आप मेट्रो में नौकरी करें जाके, और आप तो घर वालों को मतलब एक तरह से वो, या तो आपके उतना बैक सपोर्ट हो कि फर्क ना पड़ रहा हो, यार हम कर लेंगे जो कर रहे हैं, या कॉलेज डेज में हो अपना साथ में ये पार्ट टाइम चला रहे हो। फुल टाइम करना है तो उसके लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। राइटिंग स्किल आनी चाहिए, डायरेक्शन आना चाहिए, एक्टिंग आनी चाहिए, या तो धीरे धीरे सीखने की एक आपके अंदर हो कि आप सीख पाओगे इतने लंबे समय तक। एक ही रूल है, 2 साल तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे, और वो 2 साल में बहुत कम लोग होते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं। 2 साल बाद कमाने के चांसेस बहुत कम है ना। आप वो सर्वे की बात बता रहे हैं ना, देखिए देखा जाए तो 1% कंटेंट क्रिएटर भी नहीं है जो कमा पा रहा हो। बाप रे, 99% लोग हैं जो बस बनाए जा रहे हैं।
लिप सिंकिंग करे जा रहे हैं। हाँ, ये भी मैं पूछना चाह रहा था, किस तरह का कंटेंट आजकल मोनेटाइज हो रहा है? यूट्यूब ने बड़े सारे रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिए कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए। क्या क्या है वो रिस्ट्रिक्शन है, आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए। इस पे भी आपका कॉपीराइट आ सकता है। अभी एक लड़की ने सुसाइड करी, उसके फॉलोअर्स गिर रहे थे। ये कहाँ हुआ? प्रयागराज की थी, अच्छा। मेरी जानने वाली थी, और काफ़ी दुखद था मेरे लिए। उसने 2-3 बार पूछा भी कुछ टाइम पहले कि भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं बोलता हूँ बस बनाए रहो तुम। वो बहुत ह्यूमरस लड़की थी, मतलब ये भी नहीं कि उसके अंदर स्किल नहीं था, जॉब भी कर रही थी साथ में। तो ये एंजाइटी की ओर यूथ बढ़ा जा रहा है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। माँ बाप के बारे में सोचते ही नहीं है, उनको फॉलोअर से ज़्यादा फर्क पड़ रहा है कि मेरा फॉलोअर क्या सोच रहा होगा। मतलब आप सोचो, मैं जब सुना मुझे लगा कि हो सकता है कोई प्रैंक व्रैंक या कुछ हो। फिर 2-3 लोगों से बात करी, उन्होंने कहा नहीं यार उसने सुसाइड कर ली क्योंकि उसके फॉलोअर डाउन हो रहे थे। और उस आदमी के कुछ मतलब डिप्रेशन हो या वो आदमी सोचे नेगेटिव, जिसकी कमाई का वही जरिया है, वो तो नौकरी भी कर रही है। नौकरी भी कर रही है, LLB भी कर रखी थी। सोचो, पढ़ी लिखी लड़की, और इस अंत कर लिया। एक लड़की जो कैंसर पीड़ित थी, वो भी कंटेंट क्रिएटर है, कैंसर से लड़ी, सब कुछ सारी चीज़ों से ओवरकम करके वो आज की डेट में अच्छा कंटेंट बना रही है। तो इस तरह के भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। लेकिन पूरी तरह से अपनी जान दे देना इसमें कि भाई यही जीवन है, तो 50 रास्ते हैं और भी सब एक्सप्लोर कर। हाँ, जरूरी नहीं है हर कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन जाए। बिल्कुल सही बात है। हर कोई कपिल शुक्ला बन जाए या हर कोई हाँ, कंटेंट क्रिएशन में जो भी आप जिसको भी फॉलो करते हैं वो बन जाए, जरूरी छोड़िए, बहुत कम चांसेस है कि आप, बहुत कम चांसेस है। और अगर आप वो बनना चाह रहे हैं तो कपिल शुक्ला एक ही है, कपिल कनपुरिया एक ही है, दूसरा नहीं होगा। अगर आपको बनना है तो कुछ और बनिए, कॉपी कर सकते हैं आप। हाँ। ठीक है, जिसमें हम कॉपीराइट मार देंगे, तो उससे अपनी ओरिजिनलिटी पहचानना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, वही आपको मोनेटाइज करता है। और कपिल इसी से जुड़ा एक सवाल, दोनों सवाल का एक साथ जवाब देना कि एक तो ओरिजिनलिटी पहचानना जरूरी है, और हो सकता है जो आपकी ओरिजिनलिटी हो वो किसी दूसरे की ओरिजिनलिटी से कम मोनेटाइज हो पाए। हाँ। तो वो एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है कि ठीक है भाई, उसकी ओरिजिनलिटी ने उसको यहां तक पहुंचा दिया, मेरी शायद यहीं तक ले आ पाएगी, लेकिन यही है, अब इसको स्वीकार करेंगे। जो है जितना है उसमें संतुष्ट हैं अगर आप, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, मैं ये मानता हूं। मैंने कोई कंटेंट बनाया, हो सकता है किसी बड़े सेलिब्रिटी ने कॉपी करके वही कंटेंट बनाया, अब मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं आके कि यार तुमने तो उसका कॉपी कर लिया, जो तुम्हारे साथ तुमने बताया कपिल शर्मा के शो पे हुआ। हाँ, लेकिन हुआ था ये कि किसी ने उसने अपने पेज पे डाल दिया वो बना के। मैंने कमेंट किया कि भाई क्रेडिट तो दे दो, तो उसने लाइक कर दिया। क्रेडिट तो मुझे याद आ गया, ये मैंने देखा है ना आपने? हाँ। तो मतलब सोचो, आप इतना बेशरम हो सकते हो कि आप लाइक भी कर रहे हो वो कमेंट, और फिर भी क्रेडिट नहीं दे रहे हो, और अगले हफ्ते फिर एक वीडियो बना दे रहे हो वही चुरा के। लेकिन आपका वो ओरिजिनल आइडिया नहीं है ना, वो आपको एक हद तक ले जा पाएगा, मुझे भी हो सकता है उतना ऊपर ना ले जा पाए, लेकिन मैं जहां तक जाऊंगा मैं अपनी असली पहचान की वजह से जाऊंगा। बहुत लोग हेजिटेट करते हैं अपनी भाषा, अपनी ओरिजिनलिटी दिखाने में। हमें कोई शर्म नहीं है कि हम कानपुर से हैं। क्यों हो शर्म? क्यों हो? सही बात, क्यों? हम तो ये बोलते हैं क्यों हो। किसी को भी कहीं से भी होने में क्यों शर्म? अनलेस कोई ऐसी जगह है, मतलब नाम नहीं ले लेते हैं, जामताड़ा के अगर आप हैं। हाँ तो हाँ भाई, तो जो बदनामी है इस चीज के लिए कि अच्छा तुम साइबर फ्रॉड ही करते हो, तो एक अलग बात है। बाकी मतलब कानपुर से हो तो भैया शर्म नहीं, तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए कि एक ऐसे नगर से आते हो जिसका इतना इतिहास है, इतना बड़ा। दिल्ली गुड़गांव में जो NCR में नौकरी कर रहे हैं, 90% लोगों को देखा है, वो अगर आप यहाँ की भाषा में बात करो उनके सामने तो नाक मुंह सिकोड़ के किनारे चले जाते हैं। हायर मैनेजमेंट के लोगों की बात कर रहे हैं जो यहीं से गए हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, वो भी यही। तो ये सिर्फ
कॉर्पोरेट में नहीं है, ये फिल्म इंडस्ट्री में भी चल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत, फिल्म इंडस्ट्री की तुमने बात करी, अब तुम अभिनेता भी बन गए हो, ठुकरा के मेरा प्यार, और क्या काम किया उसमें। अरे बस तो अब कई लोग ये भी मान सकते हैं कि कंटेंट क्रिएशन सीढ़ी है अभिनय की, तो अगर सीढ़ी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो तैयारी, वो बेस भी होना चाहिए। इसका कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है, बेस जो होना चाहिए, एक नींव जो होनी चाहिए, जो कि तुम्हारी थिएटर ने रखी, जो तुम्हारे दिल्ली के प्रवास ने, जहां तुम एनएसडी भी जाया करते थे, उसने रखी। लोग ये नहीं देख पाते हैं ना, वो नहीं देख रहे हैं कि उनको लगता है वीडियो बनाया इसने, हाँ, पता नहीं क्या बनाता है। भाई सब नहीं देखते ना, सड़क पे मिलते कोई बोलता है अरे यार इनको जानते हो, नहीं हम नहीं देखते। भाई अगर सब जानते होंगे 2 करोड़ सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे मेरे। तो जितने देख रहे हैं उनको पता है कि भाई हम क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, उनको पता है मेरा हार्डवर्क क्या था, कहां से हम कहां आए और क्या कर रहे हैं और कहां जाना चाह रहे हैं। तो बेसिक्स बहुत जरूरी हैं आपके अंदर, सब चीजें जो आपने भाषा का एक बोला, साफ बोलना आपको आना चाहिए। अब हम चाहे तो दिल्ली की भी बोल सकते हैं, चाहे तो हम कानपुर की भी बोल सकते हैं, चाहे तो अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। तो आप थोड़ा ऐसा है अपनी भाषा में थोड़ी देर बात किया जाए, बताया जाए लोगों को कि हम लोग क्या हैं। तो भैया कपिल, भाषा जो तुम बात कर रहे थे, थोड़ा भाषा पे, कानपुरिया भाषा में जरा बताओ लोगों को। तो शुद्ध भाषा में हम यही कहेंगे कि जौन हो तुम वही रहो, और ज्यादा जो देखा सीखी में कबूतर बने आदमी जो फिरता है वो कहीं का नहीं रहता है। हमारे बाबा भी कहते थे जैसे हो भैया वैसे चौड़े चलो, बाकी दुनिया तो उसी से है। और ये ना समझो, मतलब ये ना बनो कि लोग देख कहें कि बेटा बाप मरे अंधेरे में, बेटे के नाम पावर हाउस, बउआ पावर हाउस। छोटे शहर के लोग जो कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं, उनके लिए अगर कोई मैसेज हो कि क्या करें, और पेशेंस कितना जरूरी है। पेशेंस की तो बात अभी हमने बताई ना आपको। 2 साल आप सोचोगे नहीं कि मेरा 1 रुपए का भी कुछ बनेगा। एनालिटिक्स रोज रोज देखना, वो नहीं देखोगे, आप बनाओगे डालोगे, बनाओगे डालोगे, भूल जाओगे, भूल जाओ कि हमने कुछ डाला है, भूल जाओ कि कल मेरे वीडियो पे 100 व्यूज आए थे और उसके पिछले वाले पे 10 मिलियन व्यूज आए थे, तब तो बढ़ पाओगे। वरना 10 मिलियन आए, उसके बाद में 100 आए, अगले पे 150 आए, तीसरे पे फिर 100 आए। सोचो यार मेरा तो कोई देखता ही नहीं वीडियो। भाई तुम्हारा वीडियो कोई नहीं देखता वाली बात नहीं, एल्गोरिदम नहीं पुश करता है। और ये तुम बोल दो, फिर मुझे एल्गोरिथम का भी बताओ, क्या है ये एल्गोरिथम? एल्गोरिथम ये है कि आपने कोई गंदा वीडियो आया, आपने उसको देख लिया, अब आपको एल्गोरिथम वही दिखाएगा। वो अच्छा वीडियो दिखाने की कोशिश भी नहीं करेगा जब तक आप नॉट इंटरेस्टेड नहीं करोगे। और इतना टाइम नहीं किसी के पास कि वो नॉट इंटरेस्टेड करे, तब तक 10 वीडियो उसी तरह के और आ जाएंगे आपके पास। और अगर मुझे एल्गोरिथम से अपना वीडियो पुश करवाना हो, जिस तरह का वीडियो मैं बनाता हूं, तो फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए वो जो एंगेजिंग कंटेंट है जो आपका, उसी से मिलता जुलता कंटेंट पोस्ट करना है, अनलेस एंड अनटिल आप ब्रेक ना कर जाओ। वो जो एक एंगेजमेंट की आपने बात करी 12%, हाँ 12% उस पर भी बात करेंगे। हाँ, ये इसकी क्या है, अहमियत क्या है? 12% ऐसे नंबर सुनने में लग रहा है कि बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नंबर है, तुम जानते हो, इसकी अहमियत बताओ। एवरेज एंगेजमेंट, जो एवरेज एंगेजमेंट इंस्टाग्राम पे शायद 2 या 3% होती है। अच्छा, इस 2-3% एंगेजमेंट पे क्या हो जाता है? इस पे आप कंटेंट एक जैसा रखना पड़ता है। अच्छा ठीक है। 12% का मतलब है कि आपको एक्सेप्ट कर रही ऑडियंस कि आप ऑथेंटिक हो, आप जो पोस्ट करोगे आपका। कई बार क्या होता है, गाली गलौज होती है तो उसको उसी टाइप के लोग भी एंगेज कर देते हैं उस कंटेंट को। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे फैमिली कंटेंट बना रहा हूं, अब मैं कोई फिल्म डाल रहा हूं या वर्टिकल सीरीज बना के डाल रहा हूं, उससे ऑडियंस उतनी जुड़ी रहेगी क्योंकि उसको पता है कि ये कुछ भी नहीं डालेगा अकाउंट में। तो वो एक ऑथेंटिसिटी बनाना बहुत जरूरी है ऑडियंस के सामने। नहीं बनाते हो तो फिर ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। वर्टिकल, मैं भी यही लिख रहा था, मैंने कहा ये भूल ना जाऊं मैं। तुमने एक वर्टिकल कंटेंट की बात करी, आजकल एप्स लॉन्च हो रही हैं जो वर्टिकल कंटेंट में कह रही है कि हम दिस इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कंटेंट क्रिएशन। बहुत क्रिंज बना रहे हैं वो लोग।
अच्छा, तो क्या वाकई भविष्य है इसका वर्टिकल, कि बस एक फैड है जो आएगा निकल जाएगा? हम लोग यूएस से करीब करीब 10 साल पीछे चल रहे हैं इन सब चीज़ों में। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, या कुछ भी आप ले लो, हम लोग 10-12 साल पीछे हैं उनसे, और उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं फुटस्टेप को। यूट्यूबर नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी इंडिया में, उधर इतना चल गया कि हर सेलिब्रिटी और हर शो में क्रिएटर्स आ रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं। अभी वही इंडिया फॉलो कर रहा है। वहाँ पे या चाइना में वर्टिकल सीरीज आई, अब यहाँ आना चालू हुई है। क्या ये वर्टिकल सीरीज? इसमें क्या होता, 1.5 मिनट के 50 एपिसोड्स होंगे। तो मतलब बेसिकली ये समझ लें कि 30 मिनट का जो एपिसोड होता था, अब हमने क्या किया कि उसको 1.5 मिनट में डिवाइड करके बांट निकाल दिया। जैसे कि कई इंस्टाग्राम अकाउंट्स वो हाँ करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, और उसमें कई बार तो ऐसा होता है कि एक पिक्चर या कुछ उसका कोई सीन है लंबा सा 25 मिनट का, या कई बार तो आधी आधी मूवी लोग दिखा दे रहे हैं, हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। वही है वर्टिकल सीरीज, ओरिजिनल बेसिकली। हाँ, जैसे मैंने अपनी सीरीज लिखी, मुझसे काफी राइटर्स ने अप्रोच किया इसके लिए कि हमारे पास प्रोडक्शन हाउस वाले हैं, आप लिखिए और एक्ट करिए। तो हमने जब हम लिखेंगे, अपनी मेहनत करेंगे तो खुद के लिए बना लेंगे, आपको क्यों देंगे। बट ये भविष्य है या ये अभी तो लग रहा है ये भविष्य है, लेकिन अभी जो बन रहा है वो बहुत गंदा बन रहा है। मतलब अगर अनुराग कश्यप जी आ जाएंगे इस पे तो हो सकता है कुछ बढ़िया हो जाए, लेकिन तब तक तो जो अभी बना रहे हैं बहुत खराब बना रहे हैं। क्रिएटर्स भी बहुत गंदा बना रहे हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है इस चीज की, कहाँ एपिसोड एंड करना है, कहाँ से शुरू करना है। वो जो शुरू में तुमने कहा था ना, राइटिंग स्किल होनी चाहिए। हाँ, राइटिंग स्किल नहीं है, मजबूत होनी चाहिए। हाँ, वो पता ही नहीं कहाँ एंड करना है। पानी ग्लास उठाया उसने, चलो यहीं काट देते हैं, 1.5 मिनट हो गए। तो ये हुक नहीं है। आप देखो ना, कितने कहाँ मिर्जापुर एंड कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं एकदम आके पॉइंट पे कि यार अगले एपिसोड में क्या होगा, कुछ बवाल होने वाला है गुरु तगड़ा। क्या आदमी जब तक देख न ले अगला एपिसोड तब तक उसको खाना ना पचे। तब अब सेक्रेट गेम्स में यही हुआ था, काटो तो खून नहीं। हम कहा यार अब क्या होएगा आखिरी में, लेकिन जो उन्होंने गू किया है तो इस तरह की भी अभी वही हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे हैं, सीरीज बना के। राइटिंग पे काम नहीं है, डायरेक्शन पे काम नहीं है, बस कैमरा उठाया चालू। अब सफर आ गया है बॉलीवुड की तरफ भी, बढ़ रहा है धीरे-धीरे। ओटीटी हो गया, फिल्म कोई अभी जो साइन की हो या जिस पे बातचीत चल रही हो? अभी बड़ी असमंजस की स्थिति में हम फंसे हुए थे, ठुकरा के मेरा प्यार के चक्कर में। ये हॉटस्टार पर हॉटस्टार पे मेरी सीरीज है। इसमें हमने बहुत ही पॉजिटिव नहीं नेगेटिव कैरेक्टर किया है। बहुत अच्छा किया और ऐसे ही किया जैसे हम हैं असली में, वही वहां पे उतारा गया है। थैंक्स टू कमल पांडे जी, सचिन पांडे जी, श्रद्धा पासी जी, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा, प्रीति गुप्ता जिन्होंने कास्ट किया मुंबई से, वो भी कानपुर की हैं तो उन्होंने कहा तुम ही बढ़िया से इसको निभा पाओगे। हमने कोशिश करी, निभाया। उसका सीज़न 1 आया, अभी भी कमेंट आप देखोगे 1 साल होने को आ रहा है, लोग यही पूछ रहे हैं 2 कब आएगा, सीज़न 2 कब आएगा। सीज़न 2 शूट होना था अप्रैल से लेके शायद अगस्त तक या जुलाई एंड तक, तब तक दूसरी सीरीज ऑफर हो गई हमें। अब जब आपने डेट लॉक कर रखी तो दूसरा कुछ कर नहीं सकते, वो ड्रॉप हुआ। फिर एक हमारा ड्रीम था जिनके साथ हमें मूवी करनी थी, उनका नाम नहीं लेंगे जब तक उनके साथ कर नहीं लेंगे। अच्छा ठीक है। उनके साथ ऑफर आया, तो ठुकरा के मेरा प्यार की सीरीज की डेट अप्रैल से जुलाई हो गई, जुलाई से वही 3 महीने का स्लॉट उसके बीच में आया, वो भी नहीं कर पाए। अब आगे बढ़ गई है डेट इसकी, ठुकरा के मेरा प्यार की, तो एक दूसरा ऑफर आया, उसमें सरदार बना रहे थे। हमने कहा भाई मैं इस रोल के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा इसको, कैरेक्टर को, क्योंकि है ही नहीं मेरे अंदर सरदार के गुण कोई। तुम खाली बेसिकली हमारी दाढ़ी के हिसाब से हमको, आपने उसकी वजह से कि भाई पगड़ी पहन के हो जाएगा तुम्हारा, हमने नहीं हो पाएगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई, हमारी भी राय लो थोड़ी बहुत हम भी हैं। ये जो तुमने बात करी ना क्लैशेस की,
ये बॉलीवुड, ये एक्टिंग प्रोफेशन में ना इसीलिए हाँ। बहुत अनसर्टेन, इतना नुकसान करती है। मैं छावा मैंने करी थी लक्ष्मण देवकर जी हाँ के हाँ। साथ। तो जब छावा शूट कर रहे थे उस समय एक और फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, कोस्ताव, अरे नवाजुद्दीन हाँ सिद्दीकी हाँ हाँ, साहब। देखिए देखिए। बहुत स्ट्रांग रोल था, हम्म। सिर्फ 3 दिन का काम और शायद 5 या 6 सीन रहे होंगे, लेकिन बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर। और डायरेक्टर ने भी कहा था कि मुझे आप ही चाहिए। मैंने ठीक है, बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया। दिसंबर की डेट, दिसंबर 2023 में हुआ कि ये 4 दिन आपके चाहिए होंगे। दिसंबर फर्स्ट हाफ कोस्ताव को दे दिया, दिसंबर सेकेंड हाफ में छावा कर रहे थे। वहां से फोन आता है कोस्ताव की यूनिट से कि सर सेकेंड हाफ में दिसंबर के 1 दिन खाली चाहिए। मैंने कहा तो मैंने उनको दे रखा है। वो ठीक है, एक बार बात करी। मैंने बात करी, नहीं बात बनी। वहां से जो प्रोडक्शन हाउस थे उसके जो हेड थे उन्होंने यहाँ बात करी। तो इनकी प्रॉब्लम ये थी छावा में लक्ष्मण जी की कि भाई क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी और उस पूरी कास्ट के साथ उस दिन वो शूट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आधे दिन के लिए भी नहीं दे पाऊंगा। हाँ। अब 8 दिसंबर को शूट है मेरी, 6 तारीख तक सर्कस चला, नहीं कुछ रेजोल्यूशन निकला। 7 तारीख को फोन आया मेरे पास कि सर क्या करें। मैंने कहा क्या करें, अब नहीं हो सकता, नहीं होगा तो मैं वो तो उसकी मैं छावा की शूट ऑलरेडी कुछ थोड़ी सी कर चुका था। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो फिल्म निकल गई हाथ से। और आप ये देखो ना, हो सकता है हमारा उस दिन पे सीन मात्र 10 सेकंड का हो। कपिल, क्या? उस दिन शूट ही नहीं हुआ। जिस दिन के लिए लड़ाई हो रही थी उस दिन छावा का शूट ही नहीं हुआ। उससे 3 दिन पहले मुझे फोन आता है कि सर वो अभी कुछ तो ऐसा चल रहा है, तो हमने पुश कर दिया है उसको जनवरी में, आप जो शूट के लिए कह रहे थे आप कर लीजिए। मैंने कहा वो मेरे लिए बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये होती है एक्टर्स लाइफ, एक्टर्स ट्रुथ। ये एक्टर्स ट्रूथ है। तो ये किस्मत, अभी क्या कर सकोगे। वो फिल्म जिसमें आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था, छोटी फिल्म थी छावा से, बहुत छोटी फिल्म थी वो, लेकिन हमें छोटी बड़ी से फर्क नहीं पड़ता। हमें जहां पर अपना क्राफ्ट दिखाने का मौका मिले हम वहां जाना चाहेंगे। लेकिन आप अगर एक्ट की क्राफ्ट की बात करें तो वो उससे कई गुना ऊपर थी। या बिल्कुल छावा से। हाँ, लेकिन वो कमर्शियल हिट हो गई, लेकिन कोई फायदा नहीं। हाँ। उसमें हम मौका ही नहीं मिला। नवाज साहब के साथ काम करने का मौका था, खैर विकी के साथ काम करने का मौका मिल गया। फिल्म में मेरा अपीयरेंस है जो भी हो, मेरे हम तो नहीं हिले थे, हमने आपका सीन देखा। अच्छा, और मम्मी को ही बताया देखो भैया है बैठे हुए हैं। नीलेश, ये वाला पोर्शन जो इसका प्रोमो काट ये काट देना कि छावा में हम टॉयलेट नहीं गए, मतलब देखने समझ लो वो आगे टॉकीज वाला बोल रहा है भैया आओ यार पेशाब करने, यार नहीं आ रहा तुम तो हर 10 मिनट में आते हो। नहीं, इनका सीन देख के तुमने कहा इनका सीन देख के जाएंगे। लेकिन ये एक्टर्स लाइफ, ये एक्टर्स की का सच। तो इसको जानते हुए अब क्योंकि एक्टिंग जर्नी शुरू हो गई है, किसको प्रेफरेंस दोगे? ऑब्वियसली कंटेंट, हमेशा कंटेंट क्रिएशन ऊपर ही रहेगा, पर कैसे बैलेंस करने का विचार है? क्योंकि तुम्हारा कंटेंट बड़ा स्पेसिफिक है, तुम बॉम्बे में नहीं शूट कर सकते। अगर तुम कहीं शूटिंग कर रहे हो तो तुम मम्मी को लेके और बहू को लेके नहीं जा सकते। इसमें क्या, अभी इसके शूट में भी हुआ था, क्योंकि मेरा 1.5 महीने का शूट था करीब, ठुकरा के मेरा प्यार का। मैं लखनऊ से कानपुर आता था स्पेशली शूट करने, और 13-14 घंटे कभी कभी शिफ्ट हो जाती थी वहाँ। होती है 16 घंटे तक जाती है भैया। वो लगता है कि 8 घंटे में हो जाएगा, नहीं होता। तो उसके बाद हम रात में बैठ के लिख रहे हैं कि हमें यार सैटरडे शूट करना है, सैटरडे को डेट नहीं लगी है। मतलब हफ्ते में 1-2 दिन का जैसे गैप होता था हम तुरंत बता देते पांडे जी को कि हम कानपुर जा रहे हैं, हमें शूट करना है। फिर वहां सेट पे बैठ के हम एडिट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल काम एडिटिंग है, जिसमें मेरे 10-12 घंटे जाते हैं, क्योंकि सीन 10-10 टेक होते हैं एक ही डायलॉग के। अब कौन सा परफेक्ट बोला गया है, कभी कभी 10 परफेक्ट हो जाते हैं। फिर उसको पीछे के सीन से मिलाना। हाँ, उसको मिलाना, क्योंकि आपको तो तभी लग रहा है ना कि नेचुरल हो रहा है, क्योंकि कट टू कट चल रही चीजें। सबसे मुश्किल काम वो है, वहां सेट पे बैठे हुए कर रहे हैं। अब पता चला सीन आ गया रोने धोने का, अब वहां ग्लिसरीन लगी हुई है, आयोडेक्स लगा हुआ है आंख में, और एडिटिंग भी चल रही है। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है। मतलब हमें लग रहा था नौकरी और कंटेंट क्रिएशन ये दोनों मुश्किल है, लेकिन उससे 10 गुना मुश्किल एक्टिंग और कंटेंट क्रिएशन है। बिल्कुल, कंटेंट क्रिएशन मतलब अभी क्या, एक्टर्स लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में, लेकिन उनके अंदर वो राइटिंग स्किल नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो
पीछे रह जाते या वो कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। हाँ, हो सकता है स्किल भी हो पर वो कमिटमेंट नहीं है। शायद बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग एक्टर्स फेम के लिए हाँ इधर आ रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो वो जुझारूपन जो चाहिए कंटेंट क्रिएशन के लिए वो शायद अभी नहीं दे पा रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है, फॉलोअर्स देख के भी कास्टिंग हो रही है कहीं कहीं। अरे तो अच्छा, ये मैं सवाल पूछना भी चाहता था, हाँ। क्या वाकई फॉलोअर्स देख के कास्टिंग हो रही है? हो रही है। मेरे एक दोस्त को नहीं लिया गया अभी, एक बड़े ही देसी टाइप के डायरेक्टर हैं वो, उन्होंने नहीं लिया क्योंकि एनएसडी पास आउट है, सब कुछ है। उसकी जगह में एक नेपो किड को ले लिया गया क्योंकि तो उनके फॉलोअर्स हैं और दूसरा उनके फादर्स के भी फॉलोअर्स हैं, तो वाह। ये और ये कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से हो रहा है क्योंकि हाँ। ऊपर वो लोग बैठे हैं जिनको पैसा दिख रहा है। बस 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 कि भाई यही। इतने लोग। अच्छा, ये इससे बड़ा छलावा भी कुछ नहीं हो सकता कि आपको ये लगता है कि इसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसको कास्ट कर लेते हैं तो 2 मिलियन वो फॉलोअर्स तो आएंगे देखने। हाँ, जबकि उसकी एंगेजमेंट 2% है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि आपके 2 मिलियन फॉलोअर्स की वजह से इसको आप ले रहे हैं, उसका दूसरा कंटेंट देखने के लिए वही 2 मिलियन लोग अगर ऐसा होता तो फिल्में फ्लॉप नहीं हो रही होती ना। हाँ, उनके तो 14 मिलियन है किसी किसी के। एक सेलिब्रिटी को मैं जानता हूं जो बहुत फेमस है, अभी 100 करोड़ की मूवी भी करी उन्होंने, जिनका ओटीटी में कुछ काट वाट दिया गया। उनके भी पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर हैं और 80% फेक हैं। फेक फॉलोअर की भी बहुत चीजें चल रही हैं। इसलिए जो हो असली बन के रहो, फेक की दुनिया में मत कूदो, उसका भविष्य कुछ नहीं है। और दूसरा, अगर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो या एक्टिंग में जाना चाहते हो तो बेस बहुत जरूरी है मजबूत करना। थिएटर करो, मोनोलॉग्स बनाओ, देखो कहाँ कमी आ रही है, और अपने क्षेत्रीय जो फोक होता है ना, जैसे थिएटर में सबसे ज्यादा फोक पे जोर दिया जाता है, क्योंकि तुम बाहर दूसरी सिटी के कैरेक्टर को उतना अच्छे से नहीं पकड़ पाओगे जितना अपने शहर के पकड़ पाओगे। एक रिक्शे वाला कैरेक्टर दे दिया जाए कनपुरिया, हम कर लेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन वही बोल दिया जाए कलकत्ता के, हमें बंगाली नहीं आती भाई, वो फेक लगेगा। तो आपका जो आसपास की चीजें उसको अच्छे से ऑब्जर्व मजबूत करो उसको। हाँ, उससे भागो मत। भागते ही हैं लोग भागते हैं, तभी नहीं कर पा रहे हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल, कानपुर लौंडा, पढ़ाई में बहुत ज्यादा तीर नहीं मारे? क्योंकि यहाँ हम लोग के यहाँ पढ़ाई का बड़ा जोर होता है ना, जो पढ़ाई में तीर मारता है वही 30 मार खान है, बाकी सब। हमको देख लो, 12वीं में पढ़े, यूपीटीयू में 435 रैंक आई, फेल हो गए। नहीं पढ़े, 2nd डिवीजन पास हो गए, यूपी बोर्ड। समझे, और क्या लोगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो लड़का जब आज निकलता है सड़क पर और लोग आते हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, खाली फोटो ही नहीं खिंचा रहे हैं, तो कैसा लगता है? अपनिज भगवान है या थैंक यू भगवान? नहीं, थैंक यू भगवान। जो दिया, जो लोग दिए वो बहुत अच्छे दिए। लुलु मॉल गए अभी हम अपने पुत्र का जन्मदिन मनाने, तो वहाँ मतलब अक्सर हम लोग मास्क लगा के निकलते हैं ताकि भाई आसपास के लोगों को दिक्कत ना हो। मॉल में क्या होता है, सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, सर आप लोग जाइए। Z² में हो चुका एक बार कि आपकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो रहा है, वो हमने कहा भाई हम मुंह छुपा के आएंगे, ठीक है, नहीं रास्ता ब्लॉक करेंगे। लुलु मॉल में हम लोग मास्क लगा के बड़ी लिफ्ट में सेंटर में खड़े, और हमने धीरे से बस ये बोला, हमने कहा वो लिफ्ट वाले से, हमने 5 दबा दो। जो मुंडियां उधर की थी वो यूं हो गई सब, अरे कपिल भैया। तो ये एक जो चीज होती है, मास्क लगा हुआ है, इतनी आंखें दिख रही हैं उसमें, आपको लोग पहचान रहे, तब समझ में आता है कि वो लोग दिल से देख रहे हैं आपको, दिल से सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। कभी भी कोई हमें उल्टा सीधा आदमी सड़क पे नहीं मिलता है, क्योंकि अच्छे ही लोग देख रहे हैं। वही लक्ष्य है हमारा कि हमारा जो मैसेज है, जो भाषा है, ये दूर तक जाए और पता चले इस शहर की, इस आसपास के क्षेत्र की खूबसूरती क्या है, इस शहर का चरित्र क्या है, खूबसूरती क्या है। अभी क्या चरित्र दिखाया गया, गलत चीजें ही दिखाते हैं लोग। और ठीक है कुछ कमियां हर जगह होती हैं। बड़े बड़े शहरों में, क्या बंबई में कमियां नहीं है? हाँ, वहीं से तो निकले हैं सारे। हाँ,
वहीं से तो तो खाली उसके लिए थोड़ी जाना जाता है, बैलेंस एक अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन तुम जो शहर के लिए कर रहे हो, तुम जो ऑडियंस के लिए कर रहे हो, जो जिस तरह का साफ सुथरा एंटरटेनमेंट दर्शकों तक ले जा रहे हो, मेरी ऐसी आशा ही नहीं है, मेरा ऐसा विश्वास है कि बहुत जल्द वो मंच जो सिर्फ नंबर्स देखकर कुछ लोगों को बुला ले रहे हैं, वो बड़े से बड़े मंच भी तुमको बुलाएं, और ये प्यार जो है ये पूरे देश में अप्रतिम रूप से बढ़ता ही रहे, क्योंकि बड़ा हूं तो इसलिए आशीर्वाद ये दे रहा हूं बस तुम्हें। बस आप लोगों का प्रेम बना रहे ऐसे ही, यही। और अभिनय के क्षेत्र में भी कानपुर का नाम कपिल के जरिए रोशन होता रहे। अरे बॉलीवुड और ओटीटी में ये शुभकामनाएं हैं। चलते चलते कपिल कनपुरिया क्या कहेगा संवाद द वीवीएस शो के लिए? बहुत ही अच्छा और रॉ जिसको बोलते हैं, एकदम कनपुरिया भाषा में बवाल सवाल जो इन्होंने पूछे हमसे, और हमने काफ़ी लोगों की बुराइयां भी करी, लेकिन बुराइयों के तौर पे मत लेना उसको एक पॉजिटिव नोट पे लेना कि क्या चल रहा है समाज में, और इस भूल में मत रहना कि एक वीडियो वायरल हो गया किसी का तो बहुत बड़ा तुर्रम खां बन गया। ऐसा नहीं होता है। हम भी अभी ज़मीन में ही धंसे हुए हैं, और कभी हमारी इच्छा भी नहीं कि हम आसमान में चढ़ के जो है ऊपर से किसी के ऊपर नहीं। तो वीवीएस शो सब्सक्राइब करिए, बाकी भी जो पीछे के वीडियोस हैं वो भी देखिए। अभी हमने कल परसों शायद मुखर्जी जी का देखा था। अच्छा, अभिषेक मुखर्जी, हाँ, हमारे एंडमॉल के मित्र, बिग बॉस के प्रोजेक्ट हेड जो हैं, उनका देखा। उनकी बातचीत बहुत सरल और बढ़िया लगी। पड़ोसी हैं अपने। हाँ, पड़ोसी लखनऊ के हैं, और नखलऊ भी बोलते हैं हम लोग प्यार से। तो इस शो को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना हमको दे रहे हैं। तुम्हारे लिए अल्लामा इकबाल का एक शेर कह देता हूँ कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इस जहां के आगे जहां और भी हैं, और तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, इस आसमान के आगे आसमान और भी हैं। बहुत बढ़िया। इस उम्मीद के साथ कि ऐसे ही तुम्हारा नाम बढ़ता रहे। थैंक यू, संवाद करने के लिए धन्यवाद। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मुलाकात होगी, पंकज त्रिपाठी जी के साथ भी कभी काम करने का मौका मिलेगा, यही सपने के साथ इस शो को जो है हम लोग एंड करते हैं। और जब वो काम हो जाएगा तो हम वापस फिर से शो में आएंगे, फिर से संवाद और फिर से संवाद करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है यार।